1915 में हमारे देश में हिंदू महासभा नाम से भी एक हिंदूवादी संगठन खड़ा हुआ। मुख्य बात ये नहीं है कि कब किसने खड़ा किया, कैसे खड़ा किया, लेकिन मुख्य बात यह है कि हिंदू महासभा के खड़ा किए जाने का उद्देश्य क्या था, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वैसे इसमें तमाम साथी मदन मोहन मालवीय का नाम सुने और मदन मोहन मालवीय की छवि को भारत का सत्ताधारी वर्ग यानी यहाँ का पूंजीपति वर्ग बहुत ही बेहतर तरीके से रखने में कामयाब हुआ है। मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भी निर्माण किया और बड़े प्रतिष्ठित आदमी रहे हैं, लेकिन उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना किया था। आप लोगों में से जो लोग सुनते हैं सावरकर का नाम, तो वो तो जान ही रहे हैं, जो साथी नहीं सुनते वो जान लें कि सावरकर जो था वो भी हिंदू महासभा से ही जुड़ा था और घोर हिंदूवादी था और साफ साफ वो जो है केवल हिंदू समुदाय की, हिंदू धर्म की, हिंदू समुदाय की हिफाजत की, उसके विकास की बात करता था। कुल मिलाकर के हिंदू महासभा ने एक पृष्ठभूमि ऐसी तैयार किया जिसके चलते, जिसके जरिए हिंदुओं की एक ऐसी आबादी को जो अपेक्षाकृत मतलब जिसको रूढ़िवादी कहेंगे, रूढ़िवादी, ठीक है, यानी ऐसी परंपराओं को भी मानने वाला हिंदू समुदाय, जो परंपराएं समाज के विकास के प्रतिकूल होती हैं, समाज के विकास के अनुकूल नहीं होती, समाज के विकास को उल्टी दिशा में ले जाने वाली जो परंपराएं होती हैं, जो रस्म रिवाज होती हैं, उन परंपराओं रस्म रिवाजों का भी समर्थन हिंदू महासभा ने किया और हिंदू आबादी को उसने तर्कहीन बनाने की कोशिश किया। मतलब तर्क मत करो कि क्या सही है क्या गलत है, जो कुछ बताया जा रहा है उसको मानो ना, जो कहते हो, जो पुराण कहते हैं, जो वेद कहते हैं, जो उपनिषद कहते हैं, जो परंपरा से चला आ रहा है उसे मानो। हिंदू महासभा ने वो मोबाइल को साइलेंट कर दें, कई बार कहने के बाद भी समझ में नहीं आ रही है। हिंदू महासभा ने जो पृष्ठभूमि तैयार किया उसमें जो है राष्ट्रीय सेवक संघ के गठन को एक जो है जमीन दिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का गठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का गठन हुआ। कुल मिला के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गठन के बाद हिंदू महासभा की भूमिका गौड़ हुई। सावरकर बहुत दिनों तक स्थापित रहे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ जो है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो है अपनी छाप हिंदू समाज की एक बड़ी आबादी पर छोड़ना शुरू किया। मतलब यहाँ तक स्थिति है, आप सारे साथियों को पता होना चाहिए, जो साथी नहीं जानते हो जाने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का कार्यालय भारत के नागपुर शहर में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर, नागपुर वाले कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था। ये हाल है, इतनी ढिठाई थी, इतनी जो है दुस्साहस था आरएसएस वालों का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों का। क्यों? कि वो जान रहे थे कि हम हिंदू आबादी के एक हिस्से को हिंदू राष्ट्र के नाम पर बरगला सकते हैं और आज नहीं तो आने वाले दिनों में हिंदू आबादी के एक अच्छे खासे हिस्से को हम हिंदू राष्ट्र के नाम पर प्रभावित कर सकते हैं और अपनी राजनीतिक खिचड़ी पका सकते हैं, अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम का नारा दे करके उनको तो जो है अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करना था, सत्ता हासिल करने का काम करना था, ये सब बदमाशियां उनको करनी थी। यही वजह है कि इतनी ढिठाई के साथ उन्होंने तिरंगा कभी अपने कार्यालय पर नहीं फहराया, लगभग 52-53 साल तक, 52 साल तो पक्का ही, 52 साल तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। ये स्थिति ये थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संक्षेप में बस मैं होश दिला करके छोड़ दूंगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ यानी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो इतनी आतताई थी, अत्याचारी थी और मजदूरों पर, किसानों पर और विभिन्न तबकों पर जिसने इतना जुल्म किया,
अंग्रेजों ने, उससे साथी यहाँ परिचित हो। यहाँ के कच्चे माल का, सस्ते श्रम का उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया और यहाँ से मुनाफा कमाकर किस तरह वो इंग्लैंड को माला माल बनाते रहे। यहाँ की बड़ी आबादी कंगाल होती रही अंग्रेजों की जो है औद्योगिक नीति के चलते, उनकी आर्थिक नीति के चलते, उनकी राजनीति के चलते, उनकी शिक्षा नीति के चलते, मतलब तमाम उनकी ऐसी नीतियां थीं जो इस देश को लगातार जो है कंगाली, बदहाली, बर्बादी की ओर ले जा रही थी। और इसलिए जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, अंग्रेजों की जन विरोधी यानी जनता के खिलाफ बनाई गई नीतियों के खिलाफ, उन नीतियों को लागू किए जाने के खिलाफ, जनता पर अत्याचार किए जाने के खिलाफ, देश को लगातार जो है बर्बादी की ओर ले जाने के खिलाफ यहाँ शानदार संघर्ष होता रहा। उस संघर्ष की तरह तरह की धाराएं हैं जिसे आप लोग जानते हो। खुद कांग्रेस पार्टी में भी दो तरह की धाराएं मौजूद रही हैं, जिसको जो है दो नामों से पुकारा जाता रहा है। कांग्रेस में नरम दल और गरम दल नाम से जो है दो तरह के धड़े थे। गरम दल वाले अपेक्षाकृत जो है दिखावे की राष्ट्रभक्ति नहीं, एक हद तक जो राष्ट्रभक्ति से जो है भरे हुए थे, और वो चाहते थे कि अंग्रेजी सत्ता खत्म हो और हमारा देश आजाद हो। वो काफी हद तक मार्क्सवाद से प्रभावित पार्टियों, संगठनों के साथ तालमेल बनाते थे। कांग्रेस के गरम दल वाले जब तक किसी न किसी हद तक तालमेल बनाते रहते थे, यह स्थिति रही है। लेकिन इतना कहने का मतलब मेरे है कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुलेआम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ी जा रही आजादी की जंग में कभी नहीं शामिल हुआ। इस बात को हमें जानना चाहिए। और जो लोग आरएसएस की यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी तारीफ किए घूमते हैं सवर्णों के बीच और भिन्न भिन्न लोगों के बीच, उनके बीच हमें बात रखना चाहिए कि भाई बता दो कि आरएसएस जो है देश की आजादी के लिए अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई के दौरान कुछ किए, उस लड़ाई में शामिल हुए, कुछ कुर्बानी दिए। आरएसएस की अगुवाई में कुछ लोग मरे, कुछ लोग घायल हुए, जेल गए, फर्जी मुकदमा सहे, खेती बाड़ी का नुकसान किए या अपनी नौकरी चाकरी मजदूरी या दुकान का, उनकी बोलती बंद करें। लेकिन वो बड़े झूठे होते हैं। ऐसे जो है फासिज्म की ओर बढ़ने वाले तमाम जो है संगठन और उनके कार्यकर्ता ही, नेता ही नहीं, कार्यकर्ता भी वो बड़े ढीठ होते हैं और लोगों की अनभिज्ञता यानी कम जानकारी या नहीं जानकारी का वो फायदा उठा करके बड़ी ढिठाई के साथ झूठ भी बोलते रहते हैं। खूब झूठ बोलेंगे आपसे अगर आप जो है तथ्य नहीं जानेंगे और जो है तथ्यों के जरिए उनको परास्त नहीं करेंगे, तो वो जो है आपको कई बार तो बोलना मुश्किल कर देंगे, बोलने नहीं देंगे। ये आरएसएस की कारस्तानी रही है कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में शामिल नहीं थे। सवाल इस बात का है कि ऐसे में क्या हम तो टारगेट करेंगे आरएसएस को, क्योंकि आज यहाँ के बड़े पूंजीपति यानी एकाधिकारी पूंजीपतियों, आरएसएस और बीजेपी के गठबंधन द्वारा ही फांसीवाद की ओर बढ़ते जाने का खतरा सामने मंडरा रहा है। जिस फांसीवाद का मुकाबला करने के लोग फांसीवाद के विभिन्न आयामों पर बातचीत कर रहे हैं। और अंत में अंतिम सत्र में हम बात करेंगे कि फांसीवाद जो चुनौती हम लोगों के सामने खड़ा कर दिया है उसका सामना कैसे किया जाए, हमारे कार्यभार क्या होंगे, अंत में अंतिम सत्र में हम लोग बात करेंगे। सवाल इस बात का है कि क्या आरएसएस को टारगेट बनाते हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को टारगेट बनाते हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो हाथ, बरद हस्त आशीर्वाद वाला हाथ बीजेपी पर है, उस बीजेपी को टारगेट बनाते हुए हम लोग इतनी चरम स्थिति में अपनी बात को पहुंचा दें कि जनता को, खासतौर से मजदूरों, मेहनत कशों, किसानों और भिन्न भिन्न तबके के आम लोगों को लगे कि बस मजदूरों, किसानों, गरीबों, बेरोजगारों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के दुश्मन, एकमात्र दुश्मन बस यही आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं। हमें थोड़ा, मैं अपनी बात यहाँ कर रहा हूँ भाई, यहाँ मैं सांगठनिक पोजीशन नहीं रख रहा, थोड़ा मैं भी कहने का हकदार हूँ। बहस हो सकती है, अलग बात है, यहाँ हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि बहस हो। तो सवाल यह है कि अगर हम लोग जो है पूरी ताकत के साथ ऐसी भाषा बोले, प्रचार का हमारा तरीका ऐसा हो जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को ही हम जो है यहाँ मजदूरों, मेहनत कशों, किसानों, भिन्न भिन्न तबके के गरीबों, बेरोजगारों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, कम्युनिस्टों का दुश्मन
हाँ, दुश्मन जो है के तौर पर पेश करने में इतनी ऊर्जा लगा दें कि हमसे प्रभावित होकर के कुछ लोग यही समझें कि और कोई और दूसरी राजनीतिक पार्टियां और दूसरे तमाम सामाजिक संगठन जो है वो फांसीवाद की ओर बढ़ने के लिए जिम्मेदार बिल्कुल है ही नहीं, उनकी कोई भूमिका ही नहीं रही है और वे मजदूरों किसानों के दोस्त हैं, तो जनता गलतफहमी में भी पड़ सकती है। चले तब तो भैया ये कांग्रेस, ये सपा वगैरह वगैरह, ये तो लगता है कि ये सब जो है ये जनता के दोस्त हैं, मजदूरों किसानों के। तो हमें प्रचार मतलब अपनी बात रखते समय जनता के बीच फांसीवाद विरोधी अभियान चलाने के दौरान बड़े सूझबूझ से काम लेना है और बताना है कि नंबर 1 मजदूरों किसानों के गरीबों के नंबर 1 दुश्मन, कम्युनिस्टों के नंबर 1 दुश्मन, बेरोजगारों महिलाओं और संख्यकों के, मुसलमानों ईसाइयों के नंबर 1 दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन आरएसएस, बीजेपी और बड़े पूंजीपतियों का गठबंधन तो है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कांग्रेस, सपा, बसपा आदि पूंजीवादी पार्टियां, व्यवस्था पोषक पार्टियां, वे जनता की हमारी दोस्त हैं, जनता की दोस्त हैं और पूंजीपतियों की दुश्मन है। ये बड़ा सावधानी से हमें फांसीवाद विरोधी अभियान के दौरान हिंदू फांसीवाद की लाक्षणिकताएं पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ हमें जो है आरएसएस क्या है, जो पुस्तक आई हम लोगों के बीच जिन साथियों तक कभी नहीं पहुंची, पहुंच जाएगी 2-3 दिन में अधिक से अधिक, तो उसे तब ठीक से पढ़ लें और तब जो है फांसीवाद विरोधी अभियान को हम बढ़िया ढंग से चला सकते हैं। मकसद इस अध्ययन शिविर का ही है भी। बलिया में 16 जनवरी को बलिया के साथी कालों से इनके के साथी संयुक्त तौर पर वर्कशॉप आयोजित किए थे। साथी लालू तिवारी के गांव पर गणमयपुर में अच्छा वर्कशॉप था, संख्या की दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी संतोषजनक था। उस वर्कशॉप का मकसद ही था कि फांसीवाद विरोधी अभियान चलाना है तो हमें अधिकतम कौशल के साथ चलाना है, ताकि जो है हम इस अभियान के माध्यम से कुछ लोगों तक फांसीवाद क्या है इस बात को पहुंचा सकें और कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ सकें फांसीवाद विरोधी संघर्ष में। यह अध्ययन शिविर तो एक समझिए कि तो बड़ा ही वर्कशॉप हो गया। तो हम लोग आपस में बात भी किए थे संचालन समिति में कि 2 दिवसीय अध्ययन शिविर होने जा रहा है, इससे बड़ा वर्कशॉप क्या होगा। ये तो बहुत सुविधाजनक की स्थिति है देवरिया के लिए कि वर्कशॉप हो जा रहा है। साथियों, मैं बात यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस भी दूध की धूली नहीं है और कुल मिला जुला करके हिंदू महासभा के बाद फिर जब आरएसएस की स्थापना हुई और फिर धीरे धीरे जो है आरएसएस ने हिंदुओं की एक बड़ी आबादी में रूढ़िवादी विचारों को भरना शुरू किया, उन्हें अतार्किक बनाने की कोशिश किया, धर्म के जाल में फंसाए रखने की कोशिश में एक हद तक सफल भी हुए और धीरे धीरे जो है लगा कि जो कुछ समस्या है, क्या हुआ आरएसएस के प्रचार का नतीजा कि जो कुछ प्रॉब्लम है वो किनके चलते हैं, कम्युनिस्टों के चलते हैं, मुस्लिम लीग के चलते हैं और अंत में कांग्रेस का भी मामला आएगा। तो सही बात भी है कि कांग्रेस ने आरएसएस को ऐसा करने का मौका भी दिया, उन्होंने फायदा उठा लिया आरएसएस वालों ने। उनकी पार्टी, उनके द्वारा पाली पोसी गई पार्टी बीजेपी ने, वो क्यों कहेंगे कि ये तो हमारे फायदे की बात है, लेकिन थी फायदे की बात। तो बिना यह नाम दिए कि कांग्रेस तो मेरी मदद कर रही है, वो कांग्रेस से मदद लिए। कांग्रेस ने जो हरकतें शुरू किया, हिंदू तुष्टीकरण की नीति अपनाया, यानी हिंदुओं को संतुष्ट करने, एक हद तक जो है खुश बनाए रखने की कोशिश कांग्रेस ने भी किया। जब कांग्रेस की सत्ताएं धीरे धीरे चरमराने लगी अलग अलग प्रदेशों में 1952 से लेकर के कांग्रेस लगातार विजयी होती रही। केंद्र में तो सरकार स्पष्ट बहुमत से उसकी बनती ही रही, बल्कि ठीक ठाक बहुमत से, और हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। 67 में पहुंच करके 52 में कांग्रेस जीतती है, 57 में जीतती है, 62 में जीतती है, लेकिन 67 में पहुंच करके हिंदुस्तान के 8 प्रदेशों में गैर कांग्रेसी साझा सरकारें बनी। गैर कांग्रेसी साझा सरकारें मतलब जहां कांग्रेस की सरकारें नहीं बनी, दूसरी कई पार्टियां मिलके, किसी प्रदेश में कोई पार्टी, किसी प्रदेश में कोई 2-3-4 पार्टियां ऐसे मिलकर सरकार बनाती रही। उनमें जो है तब जो है आज के बीजेपी को जनसंघ कहा जाता था। जनसंघ नाम से तब ये बीजेपी पार्टी थी। इसका चुनाव निशान दीपक हुआ करता था। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी और हिंदुस्तान के अलग अलग 8 प्रदेशों में
जब गैर कांग्रेसी सरकारें बनी तो उनमें जो है उस समय का जनसंघ, यानी ये इस समय की जो बीजेपी है, उस समय का जनसंघ, उसमें जनसंघ ने साझा किया, जनसंघ साझेदार था उन साझा सरकारों में। यहां से जो है उसकी स्थिति धीरे प्रगत हुई। मैं जो है अपनी पुस्तिकाओं से हटकर थोड़ी एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि देखो भाई, पुस्तिकाओं की एक सीमा है, एक सीमा तक लिखी जाएंगी, लेकिन सच क्या है कि आरएसएस के ताकतवर न होने के पीछे, बहुत तेजी से आरएसएस के विकास के न होने के पीछे एक और भी ताकत थी, और वो ताकत थी हिंदुस्तान की अविभाजित क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी। जब तक यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसमें सैद्धांतिक विचलन नहीं हुआ था, यानी सिद्धांतों से पीछे नहीं हट रही थी यहाँ की भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, तब तक यहाँ वहाँ भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर के, कहीं किसानों की, कहीं मजदूरों की, जो है ठीक ठाक लड़ाई की अगुवाई यहाँ की अविभाजित क्रांतिकारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी। और यह स्पष्ट बात है कि जहाँ क्रांतिकारी संघर्ष मौजूद होने के साथ साथ मजबूत स्थिति में रहता है, वहाँ दक्षिणपंथी ताकतें, प्रतिगामी ताकतें, यानी पीछे समाज को ले जाने की मंशा रखने वाली ताकतें, प्रतिक्रियावादी ताकतें, ठीक है, क्रांति विरोधी ताकतें, जो कह लीजिए, उनकी दाल या तो नहीं गलती है या तो नहीं के बराबर गलती है। जब तक सत्र आएगा उसमें रखिएगा, नहीं ये ठीक हो तो नहीं है, तो फिर थोड़ी बहुत बात आएगी। तो कुल मिलाकर नहीं, क्योंकि हमें 2014 तक की बात आएगी तो उस बीच की ये बात है, उसमें तो बाकी रखेंगे अपने ढंग से, अलग बात। तो कुल मिलाकर के यह ताकत भी आरएसएस की गलत कार्रवाइयों का विरोध कर रही थी, अंकुश लगा रही थी। जैसे जैसे देखिए साफ सी बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जैसे जैसे जो है थोड़ा सैद्धांतिक क्षरण हुआ, यानी सिद्धांत में थोड़ी कमजोरी आई कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों में, जैसे जैसे पार्टी का बंटवारा हुआ वहां तक गनीमत थी। अभी हिंदुस्तान में 1967 तक भी ठीक ठाक स्थिति थी, और हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल के एक इलाके में, जिसको नक्सलबाड़ी कहते हैं, ठीक ठाक आंदोलन हुआ किसानों का, चाय बागान किसानों का, और चाय बागान के किसानों के आंदोलन को चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों ने भी मदद किया, समर्थन दिया। वहां तक भी आरएसएस जैसी प्रतिक्रियावादी क्रांति विरोधी संगठनों पर अंकुश लग रहा था, और धीरे धीरे उन आंदोलनों का भी असर था कि कांग्रेस की साख में कमी आई और हिंदुस्तान के अलग अलग 8 प्रदेशों में सरकारें साझा बनी, जिनमें जनसंघ ने जो है शिरकत की। आपातकाल की चर्चा आई है, सभी साथी जानते हैं कि 25-26 जून कह सकते हैं, और नहीं तो चूंकि 25 जून की रात में 12 बजे के बाद इमरजेंसी लागू हुई, आपातकाल की घोषणा की गई। इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री थी, उनकी अगुवाई में कांग्रेस द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई, यानी 26 जून 1975 को। तो फिर कम्युनिस्टों की बात छोड़िए, व्यवस्था पोषक राजनीतिक पार्टियों के भी तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को जेलों में डाल दिया गया, कार्यकर्ताओं को। उनमें जनसंघ के लोगों को भी, उस समय सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी संसोपा नाम से, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वगैरह वगैरह, दक्षिण भारत में स्वतंत्र पार्टी, भारतीय लोकदल चौधरी चरण सिंह की अगुवाई वाली वगैरह, इन तमाम पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं के जेलों में ठूसा गया। उसमें जो है जनसंघ के लोगों को भी जेलों में ठूसा गया। अंदर अंदर ही विभिन्न पार्टियों के नेताओं में परस्पर बातचीत हुई, और इन लोगों में सहमति हुई कि हम लोगों को जो है एक पार्टी बना के लड़ना चाहिए। इमरजेंसी के बाद 1977 फरवरी तक इमरजेंसी रही, उसके बाद खत्म हुई, और उसके बाद ये सारी पार्टियां मिल करके आपस में जनता पार्टी नाम से एक पार्टी बनाई। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, बल्कि कहा जाए कि बहुत ठीक ठाक बहुमत मिला जो है, और कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई, और कुल मिलाकर के जनता पार्टी की सरकार बनी। क्योंकि जो है अब ये पार्टियां मिलकर के एक पार्टी बना ली थी, तो पहले के इनके चुनाव चिन्ह जो है विलीन हो गए, खत्म हुए, और नए चुनाव चिन्ह के साथ इनको लड़ना था, अपने नए नाम के साथ भी। तब 1951 में जिस जनसंघ नामक पार्टी का गठन हुआ था, अब वह बनी भारतीय जनता पार्टी, यानी भाजपा, यानी बीजेपी। वहां से ये स्थिति आई। जैसे जैसे
मजदूरों, किसानों के और जनता के तमाम हिस्सों के क्रांतिकारी संघर्ष खासतौर से कहा जाए तो कमजोर होते गए, वैसे वैसे जो है आरएसएस जैसी क्रांतिकारी, क्रांति विरोधी, प्रतिगामी पार्टियों की ताकत और संगठनों की ताकत बढ़ती गई और धीरे धीरे जो है आरएसएस मजबूत होता गया। पहले ही बता चुका हूं कि कांग्रेस ने भी आरएसएस को मजबूत करने में भूमिका निभाया और बीजेपी को मजबूत करने में। अदालतों ने भी, जैसा कि होता है, कदम दर कदम जैसे जैसे जो है दक्षिण पंथ की ओर पूंजीपति वर्ग की सत्ता और पहले की तुलना में और तेजी से बढ़ती जाती है और दक्षिण पंथ की ओर बढ़ने के बजाय कह सकते हैं कि धीरे धीरे फासीवाद की ओर झुकाव बढ़ने लगता है, तो वैसे वैसे जो है वो केवल वो अपने हवा में बढ़ जाएगा। उसके सत्ता के जो अंग हैं, यानी न्यायालय, यानी प्रशासनिक सेवा करने वाले कार्यपालिका यानी डीएम वगैरह 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 वगैरह, और मीडिया भी, ये भी उनके साथ आ जाते हैं। और 1986 में बाबरी मस्जिद विवाद आप सभी लोग जानते हैं। बाबरी मस्जिद वो मस्जिद है कि मंदिर था कि मस्जिद थी, यह विवाद था और उसमें ताला लगा हुआ था। न मुस्लिम जा सकते थे नमाज पढ़ने, ना ही हिंदू जा सकते थे पूजा करने। लेकिन 1986 में राजीव गांधी के रिजीम में, यानी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की सत्ता थी, सरकार थी, तो 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया। ये क्या है? ये कांग्रेस का जो है, ये कांग्रेस का ये ताश में जो पत्ता खेलना कहते हैं, ये कांग्रेस का हिंदू कार्ड खेलना नहीं हुआ। ये कांग्रेस द्वारा हिंदू कार्ड खेला गया। हिंदू मतों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक जो है प्रयास, एक कोशिश कांग्रेस भी कर रही थी उसे ललचाने की। और फिर ये बताइए कि यहां तक की स्थिति थी कि यहां तक कि जो संशोधनवादी कम्युनिस्ट हुए, यानी क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रह गई यहाँ, जो सीपीआई सीपीएम वगैरह के साथी लालू एक बार चर्चा कर रहे थे, तो ये जो है यहां तक की स्थिति आई कि इन्होंने भी साझा किया कई जगह बीजेपी के साथ, उनके बल दिया प्रकारांतर से सरकारें बनाने में, साझा सरकारें बनवाने वगैरह में। तो कुल मिला जुला करके यह एक ऐसी पृष्ठभूमि रही है कांग्रेस द्वारा, यहाँ की तमाम व्यवस्था पोषक पार्टियों द्वारा हिंदू कार्ड खेलने की जो कोशिश की गई, उससे भी यहाँ आरएसएस को, यानी राष्ट्रीय स्वयं संघ को, उसके द्वारा पाली पूछी गई बीजेपी को बल मिला। और इस तरह से जो है ये बीजेपी मजबूत होती गई। लेकिन मजबूत होने का जो मामला है, इमरजेंसी के बाद ये तेजी से मजबूत हुई। और इसकी मजबूती जो है बड़े मतलब तेजी के साथ, जहां तक सवाल है, 1990 के आसपास, यानी 85 की बात खास तौर कहिए, वो इसलिए भी कि इसको यह मौका मिला कि आज जो है वो नई आर्थिक नीतियों का सबसे मजबूत खंभा बन चुका है। जो है कौन? यह गठबंधन। मतलब बड़े पूंजीपतियों को तो चाहिए ही नई आर्थिक नीति के नाम पर ऐसी नीतियां जिससे उसका मुनाफा बढ़े, लेकिन जो है आरएसएस और आरएसएस द्वारा पाली गई बीजेपी, ये जो है इनको बहाना मिला जब 80 के दशक में, 1980 के दशक माने 1980 के बाद, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी के अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने ऐसी नीतियों को अपनाना शुरू किया उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में, जिसने यहाँ के छोटे छोटे उद्योग धंधों को, छोटे पैमाने के कल कारखानों को, उद्योग धंधों को चौपट करने में कोई कोर कसर नहीं रखा, जिसने यहाँ की जो है तमाम किसानों को और मेहनत कश लोगों को बर्बाद किया। और जो है नई आर्थिक नीति के नाम पर, नई आर्थिक नीति का पहला चरण उसे कहना चाहिए, 80 के दशक में जो शुरू हुआ, और उसमें जो है छोटे उद्योगों को जो सब्सिडी दी जा रही थी, अनुदान यानी आर्थिक सहायता जो दी जा रही थी, उसे कम किया गया या खत्म किया गया। कुछ क्षेत्रों में आर्थिक सहायता को खत्म किया गया, कुछ में कम किया गया। इससे आरएसएस को, बीजेपी को बल मिला। और फिर रही सही कसर, जब 90 के दशक के शुरू में नई आर्थिक नीति का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसे जो नई आर्थिक नीति का दूसरा चरण कहते हैं या नव उदारवाद कहते हैं, जहां से शुरू हुआ है, साम्राज्यवादी देशों के दबाव में, विश्व बैंक के दबाव में, जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में
तब कांग्रेस द्वारा जो नीतियां अपनाई गई उसने तो और जो है इसको मजबूत किया, आरएसएस और इसकी पार्टी बीजेपी को मजबूत किया। और पूंजीपतियों को तो यह चाहिए ही, हमेशा पूंजीपति वर्ग की सत्ता, बड़े पूंजीपतियों की सत्ता यह हमेशा सावधान रहती है कि हमारे को हमें फायदा पहुंचाने वाली पार्टी से अगर आबादी का एक बड़ा हिस्सा, खासतौर से मजदूर, किसान, बेरोजगार वगैरह नाराज हो रहे हैं जिस पार्टी से, तो उस पार्टी का विकल्प हमें खड़ा कर देना चाहिए। समय रहते उस पार्टी के जगह कोई ऐसी पार्टी हमें ला देना चाहिए सामने जिस पार्टी के माध्यम से हम फायदा उठा सकें। और तब उसने जो है सचेतन कांग्रेस की जगह, बड़े पूंजीपतियों ने कांग्रेस की जगह बीजेपी को धीरे धीरे जो है शह देना शुरू किया, मदद देना शुरू किया। और कुल मिला जुला करके यह मदद जो है जब यहाँ तक पहुंची कि उसने देखा कि अब कांग्रेस से हमें जितना फायदा मिल सकता है औद्योगिक क्षेत्र में या अन्य आर्थिक क्षेत्रों में, या जो है वैदेशिक नीति के मामले में, निर्यात आयात के मामले में, अब वह फायदा हमें कांग्रेस उस हद तक नहीं दे पा रही है। तो हमें जो है कांग्रेस के विकल्प के तौर पर मनमोहन सिंह जैसे दूसरे तीसरे नेताओं की जगह हमें दूसरे नेताओं को प्रोजेक्ट करना चाहिए, मतलब खड़ा करना चाहिए। और तब जो है यहाँ का बड़ा पूंजीपति वर्ग, यहाँ का एक अधिकारी पूंजीपति सचेतन तौर पर अपने प्रचार माध्यम से जो है मोदी को खड़ा किया, मोदी का महिमा मंडन किया, उन्हें स्थापित किया। और मोदी की अगुवाई में बीजेपी को सचेतन मजबूत बनाने का काम यहाँ का एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग यानी बड़ा पूंजीपति वर्ग किया। टाइम जरा बताइएगा। हाँ, वहां तक किया, समझ रहे ना। और फिर अंततः जो है सचेतन तौर पर बड़े पूंजीपति वर्ग के पास, एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग के पास इतनी है ताकत कि वो जब चाहेगा, जिस पार्टी को चाहेगा सरकार से हटा देगा, उस पार्टी की सरकार गिरा देगा। जिस पार्टी से उसे कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है उसकी सरकार गिरा देगा, और उसकी जगह ऐसी पार्टी को बनाने की, ऐसी पार्टी को सरकार में आने की क्षमता बड़ा पूंजीपति वर्ग रखता है कि जिस पार्टी से उसे लाभ मिले। मोदी जैसे तमाम लोगों को जब चाहेगा वो हटा देगा रास्ते से और दूसरे लोगों को उनकी जगह खड़ा कर देगा। इतनी क्षमता बड़े पूंजीपति वर्ग में है। हमें क्या समझना है कि हमें यह आंख खोल करके समझना है कि मजदूर वर्ग के पक्ष में क्या किया जाना चाहिए। मजदूर मेहनत कशों के लिए, भिन्न भिन्न पेशे के गरीबों के लिए हमें क्या करना है। तब हमें फांसीवाद के विरोध में ऐसी मुहिम चलाना चाहिए कि हम सीधी सादी भाषा में, आसान भाषा में जनता को, खास तौर से मजदूरों, मेहनत कशों को, भिन्न भिन्न पेशे के गरीबों को यह समझाएं कि भैया जब तक बड़े पूंजीपति राज करेंगे आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर या भविष्य में और किसी पार्टी के साथ मिलकर, तब तक तो बहुत हम लोगों के लिए कुछ खास नहीं मिल रहा है। फिलहाल जो खतरा है वो ये है कि बड़े पूंजीपति जो है वो बीजेपी और आरएसएस के कंधे पर सवार होकर देश को फांसीवाद की ओर तेजी से ले जा रहे हैं, बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। जिसका प्रमाण है कि 2014 में जो है भारी बहुमत से बीजेपी का सामने आना, फिर 19 में भी वही स्थिति है, 24 में भले ही जो है स्पष्ट बहुमत बीजेपी को नहीं मिली, फिर के जो है वो सामने सत्ता में है। तो 2014 तक ये परिघटना है। लेकिन चूंकि जिस साथी को आगे की बात रखना था या जो भी रखना था, तो आज जो भी स्थिति है उससे आप सभी लोग परिचित हैं, अवगत हैं। और मुझे लगता है कि इस बात को बारीकी के साथ हम सबको समझ करके जनता में ले जाना होगा कि आने वाले दिनों में स्पष्ट रूप से हमें जनता को, मजदूरों, मेहनत कशों, गरीबों को यह समझाना है कि अगर अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हो, अपनी अगली पीढ़ियों की जिंदगी को बेहतर करना चाहते हो कि आपके आगे वाले लोग, युवा पीढ़ी के लोग निराश हताश होकर आत्महत्या न करें, मानसिक तनाव लेकर के तरह तरह के बीमारियों के शिकार नहीं बने, तो फिर एकजुट हो और फांसीवाद के खिलाफ लड़ते हुए मौजूदा बड़े पूंजीपतियों की सत्ता को धूल चटाओ, उसे खत्म करो और मजदूरों, मेहनत कशों का, किसानों का राज कायम करो। यही बात जनता में हमें